हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास, BHI 142 यानी आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास, जापान। ठीक है। 1868 से 1945 तक का। हिरोशिमा नागासाकी नागासाकी भी आएगा आगे चल के, है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बुक है इसमें ब्लॉक नहीं है, इसमें यूनिट है। और यूनिट जो है वो सिर्फ 13 यानी 13 यूनिट है। ठीक है। तो आधुनिक जापान का मूल आधार फर्स्ट है प्रारंभिक आधुनिकता तोकुगावा काल, फिर मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिक जापान का निर्माण, मेजी राजनीतिक व्यवस्था, सभ्यता और ज्ञानोदय, मेजी औद्योगिकरण और विकास, अन्य स्वर, मेजी जापान। आपको मेजी के बारे में ज्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर सैन्यवाद का उदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन होंगे वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। और एक वीडियो में एक यूनिट को लेंगे यदि ज्यादा लेंदी हुआ तो। अदरवाइज यदि थोड़ा छोटा वीडियो हो गया, मान लीजिए कवर हो जाता है, तो फिर हम 2 यूनिट को एक साथ में ले लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर आधुनिक जापान का मूल आधार जो है हम इसे देख लेते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पूर्वी एशिया और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। जापान का भौगोलिक वातावरण, जापानी इतिहास के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, जापानी इतिहास में काल अवधिकरण, शास्त्रीय जापान का निर्माण, प्रतिस्पर्धी शक्तियां, सम्राट, धार्मिक समूह और योद्धागण, दंबाइयों का उदय, ओडा और नोबुनागा, हिदेयोशी एक सामान्य जन जो जापान का शासक बन गया, तोकुगावा की शक्ति का उद्भव, बर्बर लोगों या एमिसी को नियंत्रित करना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट को लेंगे, सभी पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो हो सकता है मेरे नजरिए से क्या हो सकता है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। शास्त्रीय जापान का निर्माण हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दायमों का उदय, ये थोड़ा हम एक नजर चलते चलते देख लेंगे। और हिदेयोशी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम देखेंगे। ये तोकुगावा शक्ति का उद्भव, ये यहाँ पर यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके। पूर्वी एशिया और उसके इसके पड़ोसी, यानी इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं पूर्वी एशिया के, इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तभी आप समझ पाएंगे जब आप मैप देखेंगे। तो प्लीज मैप आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसे देख लीजिएगा कि जापान कहाँ पे है, और जापान के पूर्व में यानी एशिया की तरफ पूर्वी जो एशिया है उसमें आपको देखना होगा कि कौन कौन से देश आते हैं, उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। चलिए, जापान जो है वो 4 मुख्य द्वीपों और अन्य छोटे द्वीपों से बना हुआ है, ठीक है। राइट। 4 मुख्य द्वीप और कुछ अन्य छोटे द्वीप है जिनसे मिलकर के जापान का निर्माण हुआ है। राइट। ओके। चलिए, जो प्राकृतिक रूप से महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग थे लेकिन इनके प्रभावों से अलग नहीं थे। यानी कि प्राकृतिक रूप से महाद्वीप से तो ये अलग थे, लेकिन महाद्वीपों का प्रभाव इन पर पड़ता रहा है, इसलिए ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ये महाद्वीपों से अलग रहे हुए होंगे, ठीक है। जापानी लोग सामुद्रिक संबंधों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़े हुए थे, क्योंकि अब महाद्वीप है, सीधी सी बात है, समुद्र होगा, और जब समुद्र है तो वो भूमि से जुड़े हुए लोग थे, यानी समुद्र के माध्यम से खेती किसानी करने वाले लोग और भूमि से जुड़े हुए लोग कृषिकार लोग थे, ठीक है। ओके। जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित त्यूशिमा का जल डमरू मध्य केवल 120 मील चौड़ा है। यानी कि जापान है और उसके अलावा जो कोरियाई प्रायद्वीप है, कोरियाई प्रायद्वीप साउथ है, नॉर्थ जो आपका कोरिया है, तो उसका एक जो प्रायद्वीप है, इसके बीच में एक जल डमरू मध्य होता है। जल डमरू मध्य वो कहलाता है जो 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, प्रायद्वीपों को जोड़ता है, 2 जगहों को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये त्यूशिमा था, जिसकी अगर हम बात करें चौड़े की, सिर्फ वो 120 मील चौड़ा था। इसलिए
कोरिया के साथ संबंध जापानी द्वीपों के लोगों, विचारों और व्यापार के प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। यानी चौड़ाई जो थी जलडमरू मध्य की त्रिशिमा की वो बहुत कम थी, इसलिए कोरिया और जापान लोगों के बीच में संबंध बन गए, है ना। उनकी संस्कृति, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ और ये व्यापार भी करने लग गए। तो एक महत्वपूर्ण रास्ता था जलडमरू मध्य त्रिशिमा। इस अवधि में पूर्वी चीन सागर को पार करना खतरनाक था। चीन तो ऐसे भी खतरनाक है, तो उस समय भी वही था। तो जो पूर्वी चीन का सागर था, यानी चीन के पूर्वी भाग में जो सागर था, वो जापान उसे क्या कर सकता था, क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए रिस्क था, खतरा था वहां पे। इसलिए जापान सीधे संपर्क से अछूता था और चीन द्वारा आक्रमण की संभावनाओं से बचा हुआ था। और यही वजह थी कि जो जापान था, जापान में चीन सीधे संपर्क नहीं कर सकता था, यानी सीधे आक्रमण नहीं कर सकता था, और इसीलिए वो चीन के आक्रमण से बचा हुआ था। जो प्रथम और सेकंड जो वार हुए हैं, इनमें जापान और चीन का बहुत तगड़ा रोल था, ठीक है ना। जो इस क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। जापान महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित था। तो ये हो गया एक जापान और उसके पड़ोसी देश कोरिया और चीन, दो के बारे में हमें यहाँ पे पता चला, ठीक है। ओके, समुद्री मार्गों ने जापानी द्वीपों को दक्षिण पूर्व एशिया से भी जोड़ा था। अभी हमने क्या देखा, एक हमने देखा चीन का, देखा पूर्वी चीन का, देखा कोरियाई देखा। अब यहाँ पर जब समुद्री मार्ग थे, तो जापान जो द्वीप है वो दक्षिण पूर्व एशिया से भी जुड़ा हुआ था। और अगर आधुनिक समय में बात करें तो जापान की श्रेष्ठता और एशिया के नेता के रूप में इसकी भूमिका का दावा करने वाले राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि जापानी सभ्यता को एशियाई सभ्यताओं द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन चूंकि ये कभी उपनिवेशित नहीं हुई थी, इसलिए इन तत्वों का सबसे अच्छा संरक्षण भी मिला था। तो एक तरह से दक्षिण पूर्व जो एशिया है उससे जापान जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ था। सभ्यता जापान की ज्यादा विकसित हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया की वजह से। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, वह यह थी कि क्षेत्र में सबसे विकसित सभ्यता के रूप में चीन ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला था। तो सबसे विकसित सभ्यता के रूप में चीन आई, और जो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उसने प्रभाव डाला। और चीनी भाषा अभिजात वर्ग की भाषा बन गई थी, यानी चीनी भाषा लोग जनरली बोलने लगे थे। अभिजात वर्ग जो एक कुलीन वर्ग होता है, जो राज वर्ग होता है ना, शासक वर्ग होता है, वो अभिजात वर्ग के अंतर्गत आता है, तो उनकी भाषा बन गई थी। और जापान, कोरिया और वियतनाम में चीनी धार्मिक और दार्शनिक विचारों को अपनाया गया और अनुकूलित किया गया। इन संबंधों में एक समान भाषा और मूल्यों की साझा भावना पैदा की, लेकिन तनाव और टकरावों को भी पैदा किया, क्योंकि प्रत्येक ने चीनी राजनीतिक नियंत्रण, उनके विचारों के प्रभुत्व से अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। मतलब ये कि अभिजात वर्ग की, शासक वर्ग की जो भाषा थी वो चीन थी, और चीन के विचारों को, जो दार्शनिक विचार थे, उसको जापान, कोरिया, वियतनाम ने भी अपनाया। उसका रीजन था बौद्ध धर्म। ये जापान, कोरिया और वियतनाम, यहाँ पे बौद्धिस्ट ज्यादा है, चीन में भी है, तो एक ये भी रीजन था, इसलिए इनकी संस्कृत सभ्यता मिलती हुई है, ठीक है ना। उन्होंने इसको अपनाया, अनुकूलित किया, अपनाया, अपने आप को ढाल लिया उसमें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने अपनी भाषा मूल्यों को तो साझा किया ही किया, लेकिन इनमें टकराव भी था। किनमें? जापान, चीन, कोरिया, वियतनाम में। और क्योंकि चीन जो था वो राजनीतिक नियंत्रण करना चाहता था, इन देशों में अपना नियंत्रण करना चाहता था, और वो उन देशों ने अपने आप को चीन से स्वतंत्र रखने में मतलब स्वतंत्र, अपने आप को चीन से स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, झगड़े किए, ठीक है। ओके, ये जो फर्स्ट वार, सेकंड वार हुए, ये सब आप यदि आपने पिछली बार पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, तो उसमें आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, जापान भौगोलिक वातावरण मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, इसे हम लिफ्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। जापानी इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण मुझे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जापानी इतिहास में काल अवधिकरण को भी हम छोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो है दो चीजें जो मैं ऊपर आपको बता के आई थी। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं, जापानी इतिहास के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या, मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है ये दृष्टिकोण वगैरह, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे शास्त्रीय जापान का निर्माण।
शास्त्रीय युग क्या युग है? चलिए, शास्त्रीय जापान का निर्माण देख लेते हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि किस तरह से शास्त्रीय जापान का निर्माण हुआ, किस तरह से लोग यहाँ पर आए, आगे चलकर उन्होंने शासन किया, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यानी शास्त्रीय का मतलब एक पुरानी परंपरा जो होती है, तो पुराने जापान का किस तरह से हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 794 में यमातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, यमातो राज्य ने हियान में, यह जापान के शास्त्रीय युग के रूप में देखे जाने वाले समय की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो जापान में शास्त्रीय युग कब से शुरू हुआ? 794 में, और यमातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बना ली थी, जब जापानी सभ्यता की केंद्रीय मुख्य विशेषताएं बन गई थी। ठीक है ना। और हियान की अवध सीमा 794 से, जब हियान कायो में राजधानी का निर्माण किया गया था, से लेकर के 1185 तक की थी। तो शास्त्रीय हियान के यदि अवध की सीमा की बात की जाए, क्योंकि उसको राजधानी बनाया गया, तो वहां तक वो राजधानी कब तक बना रहा हियान? तो 1794 से लेकर 1185 तक। ठीक है। और जब सत्ता योद्धाओं की सरकारों को स्थानांतरित हो गई थी, यहाँ से वहां बदल दिया गया था। तो 400 वर्षों की लंबी अवधि जापान इतिहास में मानव विभाजकों में सबसे लंबी अवधि कहलाती है, और आई थिंक से ही शास्त्रीय जापान का निर्माण कहलाता है। ठीक है। तो ये जो समय था, क्योंकि हमें पता है, पहले मैंने बताया कि कुछ ऐसे देश है, चीन है, जापान है, थाईलैंड है ना, बर्मा है, म्यांमार, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म को माना जाता है। ठीक है ना। तो वह एक समय था जब बौद्ध धर्म के माध्यम से चीनी प्रभाव अवशोषित, अनुकूलित और एक शाही राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म, क्योंकि चीन जो है वो बौद्ध धर्मी देश है, और बौद्ध धर्म के माध्यम से ही वो क्या करता था कि लोगों के राज्यों को अपने में ढालने की कोशिश करता था। चीन, वहां का जो सम्राट होता था वो प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति प्रयोग करता था, नहीं प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति को प्रयोग करता था, राजा ही सबका करता धरता हुआ करता था। ठीक है। और बौद्ध धर्म राजकीय धर्म बन गया, और देखते देखते जो बौद्ध धर्म है वो राज्य का धर्म बन गया था। और जो चीनी भाषा थी, तो चीनी भाषा को अभिजात वर्ग द्वारा अपनाया गया था, और इसके माध्यम से चीनी दर्शन और साहित्य से परिचय कराया गया था। अभिजात वर्ग का मतलब क्या हुआ? जो राजकीय, मतलब जो लोग राज्य में, जो लोग राजनीतिक चीजों में ओहदे पदों में हुआ करते थे, सेनापति हो गए, वजीर हो गए, बहुत से ऐसे लोग जो हुआ करते थे, उनको अभिजात यानी ऊंचा वर्ग, जिसको हम कुलीन वर्ग जिसको बोलते हैं, ऊंचा वर्ग, कुलीन वर्ग, वो अभिजात वर्ग कहलाता था। तो चीनी भाषा भी उनके द्वारा बोली जाने लगी थी, और उसी के माध्यम से वो चीनी दर्शन और साहित्य को भी लोग जानने लगे थे, और जो बौद्धिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ठीक है। कौन? चीनी भाषा। तो इस प्रकार ये अवधि वह थी जब महिला लेखकों ने जापानी भाषा में लिखे गए साहित्य का उत्पादन किया था, चीनी का नहीं। अब इसी टाइम में एक ऐसा दौर आया जहां पे महिला जो लेखक जो थे वो महिलाएं थी, और जिन्होंने जो कुछ भी लिखा वो जापानी भाषा में लिखा, ना कि चीनी भाषा में, जबकि भाषा चीनी चल रही थी वहां पे, लेकिन महिला लेखकों ने चीनी भाषा को नहीं बल्कि जापानी भाषा को अपनाया। और जापानी काना में लिखी मुराकामी सिकिबू द्वारा लिखा गया। तो जापानी काना में लिखी मुराकामी सिकुबी द्वारा लिखा गया। ठीक है। और एक उपन्यास द टेल ऑफ जेंजी, जिसमें चीनी पात्र नहीं है, हियान कुलीन जीवन की तस्वीर पेश करता है। यानी वहां पे जो एक टेल ऑफ द जेंजी उपन्यास नॉवेल लिखा गया था, उसमें किसी भी चीनी पात्र को नहीं लिया गया था, बल्कि उसमें हियान कुल को लिया गया था, और इससे महान जापानी लेखक के रूप में देखा जाता था। ठीक है। तो कुछ हद तक की वहां की जो संस्कृत थी, वो संस्कृत में कालिदास की तरह, अंग्रेजी में शेक्सपियर की तरह था। तो जो जापानी लेखक थे और जो हियान कुलीन जीवन को उन्होंने दर्शाया था अपने द टेल ऑफ जेंजी उपन्यास में, वो अगर भारत से तुलना की जाए तो कालिदास की संस्कृत, और यदि अंग्रेजी में तुलना की जाए तो शेक्सपियर की तरह होता है जापान में। ठीक है। ओके। अब जो ये
हियान काल था, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम लिखने से मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, कटते नहीं है, ठीक है ना। तो जो हियान काल का नाम राजधानी के नाम पर रखा गया था, जिसका प्रतिरूप छंगांग की चीनी राजधानी के अनुसार था। तो हियांग काल का नाम राजधानी के नाम पर, राजधानी हियांग थी, हियांग को बनाया गया ना, देखिए शुरू में हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि यामातो राजा ने हियान में अपनी राजधानी बनाई, इसलिए इसको हियान काल का नाम दे दिया गया। और जो छांगान की चीनी राजधानी के हिसाब से था। तो हियान काल ने पहले के कबीले आधारित समूहों, यानी वहां पे उजी कहते थे समूहों को, जो कबीले आधारित समूह होते थे उसको उजी कहते थे, कहाँ, जापान में, को एक साथ लाकर शाही राज्य का निर्माण किया, जो चीन के तांग राजवंश राज्य के नमूने पर आधारित था, ठीक है। तो चीन में एक तांग राजवंश था, उसी के आधार पर जापान ने उजी को एक साथ लाकर शाही राज्य का निर्माण कर लिया, ठीक है, यानी शाही राज्य बना लिया, जो चीन के तांग राजवंश से मिलता जुलता था। लेकिन इसको जापानी विचारों के अनुकूल ढाला गया था, और सम्राट एकमात्र शासक था, लेकिन उसे चीन के विपरीत दिव्य माना जाता था। शासन, पूरा आदेश जो होता था, जो रूल रेगुलेशन होते थे, वो किसके होते थे, सम्राट के होते थे, लेकिन यहाँ चीन के जस्ट विपरीत उल्टा था। चीन में नौकरशाही अच्छी तरह से विकसित और मजबूत थी, लेकिन जहां जापानी नौकरशाही संगठन थे, परंतु उसके पद वंशानुगत कुलीन जनों द्वारा संचालित थे। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे शास्त्री के साथ साथ में चीन और जापान का भी पूछ सकता है, किस तरह से अलग था चीनी शास्त्रीय संगीत जो शास्त्रीय शासन जो है जापानी शास्त्रीय शासन से, जापानी शास्त्रीय शासन जो है चीनी शासन प्रणाली से किस तरह से अलग था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यही लिखना होगा। अलग कैसे था कि चीन में नौकरशाही, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, चीन में नौकरशाही जो है वो विकसित होती थी, यानी चीन में जो शासन चलाया जाता था वो नौकरशाही के माध्यम से चलाया जाता था और मजबूत थी। लेकिन जापान में नौकरशाही संगठन तो थे, लेकिन उनके जो पद हुआ करते थे वो वंशानुगत हुआ करते थे, यानी वंशानुगत का मतलब जो राजा था उसका बेटा है, उसका भाई, उसका बेटा राज का उत्तराधिकारी बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह से वंशानुगत होता है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा हुआ करते थे। एक सैन्य संगठन को विकसित करने के लिए नियम और विनिमय विकसित किए गए थे। कर संग्रह को एक सामूहिक प्रणाली से ऋतु सूर्यों ने दंड संहिता और नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता था, तो ऋतु सूर्यों कहा जाता था, ठीक है, जहां पे कर को इकट्ठा किया जाता था, लगान को, टैक्स को, और देशों को प्रांतों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक को एक राज्यपाल द्वारा शासित किया जाता था। हालांकि चीन के विपरीत धार्मिक प्रथाओं की एक परिषद और सभी कार्यालयों के ऊपर रखी गई थी। तो ये है आपका शास्त्रीय जापान का निर्माण किस तरह से हुआ, ठीक है। और देख लेते हैं कि इस अवधि में शासित क्षेत्र, यानी जहां पे शासन किया जाता था, ज्यादातर कोटो क्षेत्र दक्षिणी द्वीप क्यूशू में था, यानी जहां पे शासन किया गया था वो क्षेत्र क्यूशू और क्योटो था। लेकिन सम्राट सोमू ने उत्तरी क्षेत्र के मुख्य द्वीप होन्शू में तोकू तक अभियान भेजने शुरू कर दिए थे, यानी क्योटो और क्यूशू से आगे बढ़ करके जो सम्राट सोमू था उसने होन्शू और तोकू तक भी अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी थी, और 1725 तक आधुनिक समय के सेंदाई तक के क्षेत्र में दमन कर लिया था, यानी उस वहां पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, राइट। तो एक सिद्धांत है इसका, सिद्धांत ये था कि जो हर किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, एमीसी जोमोन संस्कृत के लोग थे, जिन्हें उत्तर की ओर खदेड़ दिया गया था, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो हर किसी के द्वारा, यानी कि किसी के भी द्वारा कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेते थे, जिन्हें एमीसी जोमोन कहा गया था, वो एमीसी जोमोन संस्कृत के लोग थे, तो उनको वहां से भगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि यायोई लोगों ने जापान के मुख्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, और इन उत्तर अभियानों ने के क्षेत्र में स्थायी कृषि की उन्नति, नहीं, यहाँ पे कृषि स्टार्ट हो गई थी। एमीसी भोजन के लिए घुमंतु थे, यानी कि एक तरह से घूम घूम कर अपना जीवन यापन किया करते थे, कभी आज यहाँ तो कल वहां पर। और एमईसी को बाद में जापान के मूल निवासियों के रूप में एनु के नाम से जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, जो एमईसी थे बाद में उनको एनु के नाम से, जो जापान के मूल निवासी के रूप में जाना गया। और एनु जो है वो जनवादी थे, उनकी भाषा और साथ ही साथ सांस्कृतिक जो प्रथाएं थी जापानियों, जिन्हें उस समय बाजिन के नाम से जाना जाता था, बहुत अलग थी, ठीक है। तो इतना हो गया शास्त्रीय शासन, ठीक है, ओके।
अब इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्योंकि अब आपने ये सब्जेक्ट लिया है जापान का, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अच्छा, जो इस अवध की मेन विशेषता क्या है, तो देखिए एक शाही राज्य की संरचना, उसका तामझाम बनाया गया था, यानी एक शाही राज्य की संरचना बनाई गई थी, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत सीमित रखी गई थी। इस अवध की प्रमुख विशेषता यह थी कि भले ही शाही सत्ता का तामझाम एक नौकरशाही प्रतिरूप पर आधारित था और भूमि सम्राट की थी, यानी कि जहां पर शासन किया गया वो भूमि सम्राट की होती थी, और जो सत्ता थी वो नौकरशाही थी। नौकरशाही का मतलब उसमें वजीर, फिरौर, सेनापति इस तरह करके लोग हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से पूरा शासन चलाया जाता था। लेकिन पारिवारिक सत्ता व्यापक थी और अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती थी। तो शाही नियंत्रण के तहत स्वयं की निजी भू संपदा का प्रसार था, लेकिन केवल नाम मात्र को शाही नियंत्रण में थी, ठीक है। शाही सत्ता थी, पारिवारिक सत्ता थी, लेकिन नाम मात्र की थी, ठीक है ना। और जब सेवानिवृत्त सम्राट का नियंत्रण हुआ करता था, और सम्राट सेवानिवृत्त जब हो जाते थे, यानी उनको उनको उत्तराधिकारी से उनको पद से हटा दिया जाता था, जब वो हट जाते थे तो एक बच्चे को सिंहासन पर बैठाया जाता था अभिभावकों द्वारा, यानी उनके पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, जो भी उनके घर में होते शासन किया जाता था। उदाहरण के लिए फुजिवारा परिवार या सेवानिवृत्त सम्राट, ठीक है, राइट। ये होता है पारिवारिक सत्ता, ठीक है, ओके। हियान काल की संस्कृति क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुझे नहीं लगता है। अभी इतना देख लेते हैं, हियान काल की संस्कृत आगे चल के देख लेंगे। हाँ, हियान काल की संस्कृत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप जापान के बारे में पढ़ रहे हैं और हियान को ना पढ़ें तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हियान सभ्यता एक अभिजात संस्कृति थी, जिसे कुछ 1000 दरबारियों ने बनाया और चलाया था। यही होता है अभिजात, है ना, कुलीन वर्ग जो होता है, जो उससे पूरे कहना चाहिए कि जो एक शासन प्रणाली होती थी उसके अंतर्गत जितने लोग उस पद पर हुआ करते थे वो अभिजात कहलाते थे। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान इस संस्कृति में अत्यधिक परिष्कृत, यानी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें आए, सौंदर्य दर्शन का निर्माण किया, भौतिक जीवन बेहद सरल और सादगी था, चावल आहार में चावल, सब्जियां और बहुत कम मांस और मछलियां थी, ठीक है। चाय को चीन से केवल 9वीं शताब्दी में लाया गया था, लेकिन इसका उपयोग केवल दवा के रूप में किया जाता था, ठीक है, चाय का उपयोग, क्योंकि चीन जो चाय का आविष्कार है वो चीन में किया गया था। बैलगाड़ी परिवहन का प्रमुख रूप था, यानी कि आने जाने के रूप में बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और जहाज के माध्यम से वो क्या करते थे, जहाज तो सरल थे और सुरक्षित रूप से समुद्र के पार यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें तट पर आना पड़ता था। तो जहाज थे, आसानी से उपलब्ध थे, लेकिन सुरक्षित कैसे उनको समुद्र के उस पार ले जाया जाए ये उनको नहीं मालूम होता था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप हियान की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की बात ना हो ये हो नहीं सकता है। तो बौद्ध धर्म राज्य का धर्म बन गया था और लोकप्रिय धार्मिक व्यवहारों का एक तरह से शिंतो बौद्ध धर्म का भाग बन गया था, यानी राज्य का धर्म, एक राज्य में जो धर्म होता है वो बौद्ध धर्म को अपनाया गया था, और धार्मिक व्यवहारों का भी धर्म बौद्ध धर्म हो गया था, और दोनों के बीच संबंध जटिल थे, यानी बौद्ध धर्म का एक भाग बन गया था शिंतो। तो शिंतो और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत जटिल, यानी कि कठिन इनके संबंध थे। शास्त्रीय जापान में शिंतो शब्द का उपयोग शायद ही कभी किया गया था, लेकिन जब किया गया तब इसका मतलब केवल लोकप्रिय व्यवहार, धार्मिक व्यवहार से था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है कि शिंतो शब्द क्या कहलाता है, शिंतो का मतलब होता है लोकप्रिय धार्मिक व्यवहार, ठीक है, राइट। और इस शब्द का अर्थ देवताओं के मार्ग के रूप में भी होने लगा था। तो जो बौद्ध धर्म था उसके कारण वो ये हुआ कि बौद्धिक धर्म बुद्ध का मार्ग, यानी बौद्ध धर्म का मतलब ही होता है बुद्ध का मार्ग, और शिंतो का विकास हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ गया था, और जल्द ही शिंतो देवता यानी कामी की पहचान बुद्ध के साथ की जाने लगी। तो जो देवता या कामी होते थे उनको बुद्ध का दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है, ओके, राइट। तो बौद्ध धर्म कोरिया के माध्यम से चीन से जापान आया। अब बौद्ध धर्म कहाँ से आया देखिए, तो बौद्ध धर्म कोरिया में था, कोरिया से होते हुए चीन से होते हुए जापान में आया था। और बौद्ध इसीलिए स्टार्टिंग में जब हमने शास्त्री को शासन पढ़ा तो उसमें चीन के बारे में पढ़ा था ना, थोड़ा लगा था ना कि यार ये तो जापान है लेकिन चीन कहाँ से आ गया, इसीलिए
बौद्ध धर्म ने नए शाही राज्य के लिए धार्मिक नींव प्रदान की थी और 740 के दशक में सम्राट सोमू ने टोड़ा इजी का निर्माण किया, ठीक है, जो एक बौद्ध मंदिर था जो अपने समय की सबसे बड़ी लकड़ी की संरचना के कारण प्रसिद्ध था और प्रारंभ में राज के कुकाई द्वारा स्थापित तेंदाई और भिक्षुक साइको द्वारा स्थापित सिंगोंग यानी शत्र जैसे बौद्ध संप्रदायों का समर्थन किया गया, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हो गया। और ये जो दोनों संप्रदाय थे वो 9वीं 10वीं शताब्दी तक बहुत आगे फले फूले यानी बहुत बड़े थे, ठीक है, राइट। जैसे जैसे बौद्ध धर्म अभिजात वर्ग के लोगों में फैलता गया, जैन, जोड़ो और निची रेंज जैसे नए आंदोलन भी होने लगे और 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म केवल अभिजात वर्गों तक सीमित नहीं था बल्कि ये राजनीतिक और धार्मिक जीवन का भी हिस्सा बन गया था। मठ जो हुआ करते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनको मठ कहा जाता था, तो कहा जाता है आज भी, तो शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। भिक्षुओं और समान अनुयायियों को एक साथ ला रहे थे और कभी कभी शासक वर्ग शक्तियों के साथ टकराव भी हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु कहा करते थे लोग वही माना करते थे और कभी कभी शासक वर्ग को भी इनकी बात माननी पड़ती थी। तो जापान में बौद्ध धर्म के प्रवेश से एक गूढ़ और कुलीन वर्गीय धर्म के आगे चलकर प्रसारित होकर एक लोगों का धर्म बन गया और चीन के साथ जापानी शुल्क और व्यापार संबंध 800 के बाद बंद हो गए। यानी कि अब बौद्ध धर्म जापान में फैल गया था, वो अभिजात वर्ग से यानी कुलीन वर्ग से निकलकर सभी लोगों के धर्म बन गया था, सभी लोगों के बीच में आ गया था। और 800 के बाद यानी 800 ईस्वी पहुंचते पहुंचते चीन के साथ जापान के जो व्यापार थे वो बंद हो गए थे और 1274 और 1281 में चीन के विस्तृत होते किलबाई खान ने 2 आक्रमण चालू किए थे, ठीक है। पहला मंगोल आक्रमण धरातल के परीक्षण करने के लिए था और दूसरा जो जापानी तैयारी के कारण आंशिक रूप से पराजित किया गया था, ठीक है। ये था मंगोल आक्रमण, कहाँ, जापान के उसमें, ठीक है, किलबाई खान ने, ओके। फिर क्या देखते हैं, अब ये इसलिए भी हुआ क्योंकि एक प्रचंड तूफान ने जहाजों को व्यापक नुकसान पहुंचाया था और 20वीं शताब्दी तक का सबसे बड़ा समुद्री अभियान बताया गया था और ऐसा लगता था कि किसी भी तरह से जापानी जो है वो जीत गए, लेकिन मंगोल जहाज को नष्ट करने वाले जो दिव्य पवन जिसे कमिकेज कहते थे, एक प्रमुख पौराणिक घटना बन गई थी, ठीक है, जिसको कुछ लोगों के द्वारा रेखांकित करने के लिए किया गया था, जिस प्रकार देवताओं द्वारा संरक्षित रखा गया था जापान, ठीक है। तो 23वीं सदी के अंतिम दिनों में जब जापान के संसाधन खत्म होते जा रहे थे तो उसके बेधड़क उपाय किए और जैसे कि आत्मघाती हमलावरों का एक दस्ता खड़ा किया जिसका नाम कमिकेज पायलट था और युवकों का जबरदस्ती मन इस तरह बना दिया गया था कि वे अपने विद्वानों को उनसे लक्ष्यों में दुर्घटनाग्रस्त करा दे, ठीक है, और मानव बम की तरह काम करते थे। तो ये था आपका हियान की संस्कृत, ठीक है, हियान की काल की संस्कृत, ठीक है। इंपॉर्टेंट हियान हो सकता है, मैं भी से आपको बता दूं, शायद शास्त्रीय शासन इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना हियान है, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धी शक्तियां, सम्राट, धार्मिक समूह, योद्धागण, ये हम नहीं देखेंगे, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, जो मुझे लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ओके। दंबाइयों का उदय, ओंडा नोबुनागा, नहीं लगता, ओके। ये हिदेयोशी एक सामान्य जन जो जापान का शासक बन गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये हिदेयोशी सामान्य इंसान था, हमारी आपकी तरह जापान का शासक बन गया, किस तरह से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। 1582 में नोबुनागा की हत्या कर दी गई और उसके बाद के वर्षों में हिदेयोशी जापान को एकजुट करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के रूप में सामने आया। हिदेयोशी एक साधारण परिवार से था, लेकिन अस्थिरता की स्थिति के कारण, अपनी क्षमताओं के कारण वह देश के शक्तिशाली शासक बन पाए। यानी कि नोबुनागा की जब हत्या कर दी गई तो जापान को एकजुट करने के लिए हिदेयोशी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साधारण परिवार से थे, बहुत अस्थिरता जापान में थी क्योंकि नोबुनागा की हत्या कर दी गई थी और उनमें वो कैपेसिटी, उनमें वो क्षमता थी और जिसके कारण वो शक्तिशाली देश के शासक बन पाए, यानी कि राजा सम्राट बन पाए।
वह अन्य दंबाइयों दावेदारों जैसे सिबाता काटसुई को हराने में कामयाब रहे और 1785 में सम्राट ने उन्हें कंपाको यानी राज संरक्षण नियुक्त कर दिया और औपचारिक पदानुक्रम में वैधता प्राप्त, यानी वैधता का मतलब कानूनी रूप से उनको शासक घोषित प्राप्त करने के बाद उन्होंने अनेक उपाधियां ली और अगले कुछ वर्षों तक अपने प्रतिद्वंदियों से उलझे रहे और 1590 तक अपने प्रमुख विरोधियों को हरा दिया था हिदेयोशी ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हिदेयोशी थे उन्होंने नोबुनागा द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और ऐसी प्रणाली को लागू किया जो तोकुगावा शासन का आधार बनेगी। अब ये नाम तो भाई आपको याद रखने पड़ेंगे, नोबुनागा, तोकुगावा, ठीक है, हिदेयोशी, राइट। और 1588 में उन्होंने एक निर्मम तलवारबाजी का आखेट शुरू किया, शिकार शुरू किया, आखेट शिकार, और जिसका उद्देश्य सैनिक को स्पष्ट रूप से किसान से अलग दिखाना था। और समुराई ही एकमात्र, जापान का फेवरेट जो पहलवान होते हैं उनको समुराई तो कहते हैं ना, तो समुराई ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जिनको तलवार धारण करने की अनुमति थी। और 1590 में एक भूमि सर्वेक्षण किया गया और उसमें मुक्त कृषकों के नाम खेतों को दर्ज किया गया और उसमें भूस्वामी और करों का भुगतान करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की गई। करों का आकलन उत्पादन के आधार पर होना था, लेकिन इस इकाई के रूप में गांव पर लगाया गया। ठीक है, और रिकॉर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के पास अपने अपेक्षित राजस्व को जानने उसे खर्च करने की योजना बनाने का आधार था और भूमि के सभी मालिकाना अधिकार दम्माइयों या सामंती प्रभुओं के पास थे। जिस तरह से हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी, सेम उसी तरह से इनके यहाँ दाइम्बो जो हुआ करते थे, सामंती जो हुआ करते थे, उनको अधिकार भूमि के दे दिए गए। एक रिकॉर्ड बनाया गया ताकि वो शासन के पास रहे और शासन को ये पता चले कि कौन कर दे रहा, कौन नहीं दे रहा, कौन कृषक है, कौन नहीं है। ठीक है, राइट। और हिदेयोशी ने विश्व विजय का सपना देखा और 1592 में कोरिया पर एक निष्फल आक्रमण शुरू किया, लेकिन उन्हें कोरिया और चीन के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें अपना आक्रमण बंद करना पड़ा और बाद में उनका चीन और भारत पर आक्रमण करने का सपना विफल हो गया और उनकी असफलता अंशतः नौ सेना शक्ति के महत्व को न पहचानने के कारण थी, यानी समुद्री। ठीक है, और जापान के लिए इस विफल आक्रमण का एक महत्वपूर्ण लाभ अनेक कोरियाई कारीगरों, विशेष रूप से कुम्हारों का आगमन था जो क्यूशू के क्षेत्रों में बस गए थे और चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है आपका क्या, हिदेयोशी का। ठीक है, अब तोकुगावा की शक्ति का उद्भव। अब तोकुगावा, अभी हिदेयोशी का शक्ति था, अब तोकुगावा। अब जब हिदेयोशी की मृत्यु हो गई तो तोकुगावा ईसाइयों किसी अन्य दाइम्बो से दुगनी बड़ी जोत के साथ, दाइम्बो जैसे हमारे जमींदार होते थे वैसे वहां पे दाइम्बो कहा जाता था, जिनको कृषि का पूरा अधिकार दे दिया गया था पूरी नजर रखने के लिए। ठीक है, शक्तिशाली थे वो। तो तोकुगावा इयासु नोबुनागा के समय से पूर्व ही जापान में शक्तिशाली थे। कौन शक्तिशाली थे समझिएगा, तोकुगावा जो है नोबुनागा के पहले से ही शक्तिशाली थे। कहाँ, पूर्वी जापान में। और उनके हिदेयोशी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखा गया था। ठीक है, लेकिन दोनों ने महसूस किया, हिदेयोशी और किसने, तोकुगावा ने, कि टकराव ठीक नहीं होगा। तो हिदेयोशी की मृत्यु के बाद इयासु ने अन्य दाइम्बो के साथ एक गठबंधन बनाकर अपना वर्चस्व स्थापित किया और 20 अक्टूबर 1600 को सेकीगहरा के मैदान पर अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और गठबंधन के बल पर तोकुगावा या इयासु को 1603 में शोकुन नियुक्त किया गया, नेता के रूप में उनकी सत्ता की पुष्टि की गई। तो क्वेश्चन, तोकुगावा की शक्ति का उदय होता है, ते लिखना होगा। बर्बर लोगों या एमईसी को नियंत्रित करना, ये नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है। अभी क्वेश्चन देखिए, जापान के शासकीय काल की मुख्य विशेषताएं, ये हमने देख लिया। एक शासक के रूप में हिदेयोशी के मुख्य योगदान क्या था, ये भी हमने देख लिया। कोरिया पर आक्रमण करने की योजना, जापान को शक्तिशाली बनाना, ठीक है, सभी चीजें थी ना, और बौद्ध धर्म को लेके आना मेन था। तोकुगावा उदय की शक्ति का 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों हमने यहाँ पे देख लिए। तो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, राइट, ओके। क्योंकि जापानी जो द्वीप था
एक जटिल समुद्री संजाल का हिस्सा था, समुद्रों से घिरा हुआ था, जिसके माध्यम से लोग वस्तुएं और विचार आए। उदाहरण के लिए प्रशांत प्रायद्वीपों का प्रभाव जापान की भाषा और वास्तुकला में देखा जा सकता है। कोरियाई प्रभाव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, राइट, देख सकते हैं। ओके, अब क्या है, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारंभिक आधुनिकता यानी तोकुगावा काल ले लेंगे 1600 से 1868 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। यदि आपके समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तब भी आप हमें करके बता सकते हैं। ठीक है ना, लेंगे सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। चेक केयर, बाय।